नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भारत में क्षेत्र है, बल्कि दुनिया में भी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ विद्वान लोग कहते हैं कि सर्विस सेक्टर बेकार है, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान होना चाहिए। तो बिल्कुल हमने तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग भी की है। हमने तो वर्कशॉप में अधिकतर समय गुजारा है, ड्राइंग बोर्ड पे भी गुजारा, वर्कशॉप में भी गुजारा, पुर्चे बनवाए भी हैं और असेंबल भी किया है, उसको खोला है, उसकी मरम्मत भी की है। तो ऐसा हमारा अनुभव, वैसे बहुत सारे लोगों का, हमारे साथियों का अनुभव है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने कभी कोई फैक्ट्री में पैर नहीं रखा, या कि जो वैल्यू चेन है, जो कि बिजनेस साइकिल है, जो बिजनेस का, व्यापार का जो चक्कर है, उसकी सही तरह से समझ नहीं है, वो लोग कहते हैं कि सर्विस सेक्टर बिल्कुल बेकार है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग को उठाना चाहिए, भारत को निश्चय ही मैन्युफैक्चरिंग को उठाना चाहिए, निर्माण को उठाना चाहिए, हर तरह के निर्माण को उठाना चाहिए। क्योंकि ग्लोबल, अगर दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो भारत का जो है वो प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग में मात्र 3% के आसपास है। जबकि चीन का, जो भूतपूर्व साम्यवादी देश था, आज भी अपने आप को वो समाजवादी देश करके मूर्ख बनाता है, उसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग 30% से ज़्यादा है। अमेरिका में 15-16% है, ऐसा ही यूरोप में कहीं आसपास है, 10-15-20 के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज ने, यानी कि पश्चिमी देशों ने, अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग चाइना को शिफ्ट कर दिया है, उनको आउटसोर्स कर दिया है। और 40 साल में चाइना जो है वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी आई थी, लेकिन देखिए हमारा देश समाजवादी देश है, गरीबों की ज़्यादा चिंता करता है, तो हमने तुरंत प्रभाव से इनकार कर दिया कि हे, हमें कुछ नहीं करना, हमें मूर्ख मत बनाओ। हम पहले IBM को और कोका कोला को यहाँ से भगा चुके हैं 1900 जो है वो 78 के आसपास में। तो अब हम इस चक्कर नहीं पड़ने वाले हैं, हम पूंजीपतियों से दूर रहते हैं। तो इस प्रकार जब चाइना बदल रहा था माओ की मृत्यु के बाद में, तो हमारे देश ने जो है ना वो समाजवाद का डंका बज रहा था। देखिए डंका तो आज भी बज रहा है। आज हम अगर चाइना से पीछे हैं, जैसे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 30% है, हमारे यहाँ 3%। तो ये 10% का फर्क जो है वो हमारे समाजवादी मुख्य रूप से उसी कारण से है। फिर हमारे जो है हमारे यहाँ जो समय बर्बाद करने का जो एक कल्चर है कि हमारे देश के युवा कम से कम 5 साल किसी कंपटीशन की तैयारी में व्यतीत करते हैं, अपने माँ बाप का पैसा व्यर्थ करते हैं, उनका समय भी व्यर्थ करते हैं, ज़मीनें बेची जाती हैं या कि खर्चा बढ़ाया जाता है, और अपना समय भी वो व्यर्थ करते हैं। तो उसमें 10% भी उसके लिए है नहीं। यानी कि यहाँ पे हर जॉब के लिए, एक जॉब के लिए कहते हैं कि 1 लाख करीब लोग या 1000 लोग अलग अलग उसमें जो है वो लगे पड़े हैं, एग्ज़ाम देने में लगे पड़े हैं। अधिकतर जो कोचिंग संस्थाओं में लोग मस्ती मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके घर वालों को ये कहने को मिल जाता है कि हमारे बच्चे जो है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब आप देख लो, 1-2 साल में कलेक्टर बन जाएगा, IIT में भर्ती हो जाएगा, अमेरिका चलाया जाएगा, लाखों करोड़ों कमाएगा, हम सब निहाल हो जाए। तो ये सब कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके कि इसने हमें पीछे रखा है। और फिर एक जो हमारे यहाँ नैरेटिव चलता है, हमारे विद्वान लोग सुबह से शाम तक उद्यमियों को गाली देते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह अखबार में लेख ही ऐसा लिखते हैं, हफ्ते में लिख देते हैं, कुछ लोग तो रोज़ ही लिख देते हैं, कुछ लोग महीने में लिखते हैं और कहते हैं कि किस तरह से बाजारवाद ने इस देश को नष्ट कर दिया है, संस्कृति को नष्ट कर दिया है। तो वो व्यक्ति पूरक में और वो उस अंग में करता है। यानी कि कोई अगर किसी देश के किसी उसमें किसी क्षेत्र में कुछ घटनाएं ज़्यादा हो रही है तो सारे लोग जिम्मेदार थोड़ी है, बहुत सारे कुछ लोग जिम्मेदार हैं उसके। तो अब मैन्युफैक्चरिंग पे और सर्विस पे आ जाते हैं, और हम फोकस रखते हैं अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुल मिला के डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ऑटोमोबाइल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कुल मिला के ऑटोमोबाइल सेक्टर में 3.2 करोड़, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख के आसपास में ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और ये 7%, 10% की गति से बढ़ रहा है। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और जो ऑटोमोबाइल की आउटपुट है, जो कि आगे आने वाले 6 साल में कम से कम 1.5 गुनी होने वाली है, तो हम ये मान सकते हैं करीब करीब उतना ही एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा।
और इस देश में कुल मिला के 60 करोड़ के आसपास लोग कोई न कोई काम करते हैं जिससे जीविका को माना जा सकता है। पार्शियल इम्पार्शियल वो एक अलग बात है कि जो आंशिक रूप से है नहीं है, कुल मिला के तो इतने हो गए। तो ये तो आधे हो गए करीब, यानी कि 2 में से 1 आदमी एम्प्लॉयमेंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आंकड़े को हम ठीक कर लेते हैं, हम कहते हैं कि 1/3 हो सकता है कि 1 और 2% में। तो मान लीजिए कि 50 के आसपास, 50 करोड़ के 45 से 50 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे 5 करोड़ लोगों को जीविका मिलती है करीब ऑटोमोबाइल सेक्टर से। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में है करीब 3 करोड़ 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट हुआ। इनके एम्प्लॉयमेंट के कारण जो ये लोग हैं वो और करीब 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि 5 करोड़ लोग। और इस तरह से कहें कि हर परिवार में 4 लोग हैं तो 20 करोड़ लोग तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से सपोर्टेड हैं भारत में। तो ये एक मुख्य बात है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 15 से 20 लाख मानते हैं, हम 20 लाख मान लेते हैं कि 20 लाख लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल में कोई टायर कंपनी बना रही है, कोई इंजन बना रही है, कोई बॉडी बना रही है, कोई ब्रेक बना रही है, कोई क्लच बना रही है, कोई रिम बना रही है, कोई लाइट बना रही है, कोई पेंट बना रही है, वगैरह वगैरह। तो उसमें तो 20 लाख लोग हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर जो है ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत सारी चीज़ों को सामने समझाएगी कि उसमें 3 करोड़, कितने 3 करोड़ यानी कि 15 टाइम उसमें जीविका है। यानी कि 3 करोड़ लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग भी है, ऑटोमोबाइल सर्विस भी है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट भी है, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन भी है और इस तरह की सभी चीज़ें हैं। तो अब इनके कारण ये जो 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ 20 लाख लोग हैं, ये करीब 2 करोड़ और जॉब जो है वो दूसरे क्षेत्र में करते हैं, यानी कि वो ट्रैवल में करते हैं, होटल में करते हैं, रेस्टोरेंट में करते हैं। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर से जबकि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 20 लाख लोग के आसपास है, लेकिन 3 करोड़ लोग उससे 15 गुने वो सर्विस में है। तो वो सर्विस में फाइनेंशियल से लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के सर्विस सेक्टर भी हो गया, कंपोनेंट सेल्स एंड सर्विस भी हो गया। तो ये तो एक बात है। तो ये कहना कि भारत में सर्विस बेकार है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बढ़नी चाहिए, क्योंकि विश्व के स्तर पर हम सिर्फ 3% हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चीन जो है वो 30% का था, उसके कारण हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। तो निश्चय ही भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट कैसे होगी? हमने पोर्ट का निर्माण नहीं किया ढंग से, अभी पिछले वो पोर्ट की पॉलिसी आई है। हमने सड़कों का जाल उस तरह से नहीं बनाया जैसे होना चाहिए, वो अब बन रहा है। हमने जो है वो शिपिंग का, हमारे पास शिपिंग बिल्डिंग की कैपेबिलिटी थी, लेकिन उसको हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन करे कौन? भाई देखिए, ये व्यापारिक दृष्टि के लोग जो होते हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेट और जो है ठलुआ किस्म के राजनेता हैं। और आप ये देखिए कि इसी के कारण तो ये बात है कि कौन लोग सुबह सुबह उठ करके एक विशेष तबके को गाली देने चलते हैं और उसी से उनका पूरा कैरियर उसी पे गाली देने पे स्थापित रहा है। बहुत सारे पार्टियों का रहा है जो टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब वो कहते हैं अंबानी अडानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये जो उद्योग विरोधी जो एक विचारधारा है, एक तंत्र है इस देश में, उसने भी इस देश की मैन्युफैक्चरिंग को पीछे रखा है। और इसीलिए चीन और भारत में इतना फ़र्क है। जैसा कि हमने पहले निवेदन किया कि चीन ने तो 40 साल में दुनिया की फैक्ट्री बन गया, लेकिन हम नहीं बन पाए क्योंकि हम तो समाजवादी हैं ही। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी जीविकाएँ हैं, उसमें कितने जॉब्स हैं, और सर्विस सेक्टर में कितने जॉब है, अब इन दोनों के कंबाइंड के लोग वो कितने और जॉब क्रिएट कर रहे हैं, इस पर हमने चर्चा की। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।